जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 70 है जी हमारा। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 11 का, और चैप्टर 11 के बाद चैप्टर 12 और 13 को फ़िलहाल हम पेंडिंग कर रहे हैं। इसकी बजाय चैप्टर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये, दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि चैप्टर 14 से ऑनवर्ड्स ये हमारे बेसिकली जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की डिटेल है, यानी कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, इनकी डिटेल है चैप्टर 14 से ऑनवर्ड। तो हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट रेलिवेंट हो जाता है हमारा। जो चैप्टर 12 और 13 है ये कुछ डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि चैप्टर 12 में भी कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे वो चैप्टर 10 में आपको 1 पेजर दिया ना, उसी तरह चैप्टर 12 में एक 1 पेजर है, वो याद करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि जिन स्टूडेंट से 1 पेजर अभी याद नहीं किया वो अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। फिर उसके बाद चैप्टर 12 का पेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। फौरी तौर पे याद करने वाला बहुत सारा मटेरियल देना मुनासिब नहीं है। चैप्टर 14 से ऑनवर्ड हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। उनमें याद करने वाली चीज़ें ना होने के बराबर हैं, और बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर 14 से ऑनवर्ड हमारे चैप्टर्स जो हैं छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, और बहुत से कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए चैप्टर 14 में हमारा कोई तकरीबन 3-4 लेक्चर्स में एक चैप्टर निमट जाया करेगा केस स्टडीज़ के साथ, ठीक है। केस स्टडी के बगैर तो 2 लेक्चर में भी वो निकल सकता है, लेकिन बहरहाल हम आपको पता है फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर इंशाल्लाह केस स्टडी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसीलिए चैप्टर आज ये जब कंप्लीट होगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है वो कौन सा करना है, चैप्टर 14, और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी जी। पहले हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से जो कुछ हमने पढ़ा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। बेसिकली हमने ये स्टडी किया था, बल्कि प्रैक्टिस की थी एक तरह से, कि किस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी जब ऑब्टेन करते हैं, मुख्तलिफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। 5 तरह की इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ने कैटेगराइज की है। तो कैसे हम हर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से, हर टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने कल सीखा था। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए जी मेरे भाई। जी रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क बेस्ड अप्रोच में उसने लिखा है कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए ओवरऑल अप्रोच अडॉप्ट की जाती है। भाई इनहेरेंट रिस्क 2 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं ना, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट एजर्शन लेवल। उसने कहा सर रिस्क एट एजर्शन लेवल तो आप हमें सिखा देते हैं, ये हेडिंग दो, एरिया दो, और फिर उसके बाद एजर्शन लिखो। ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आपने नहीं सिखाया, उसमें सिर्फ इतना लिखवा दिया कि ओवरऑल अप्रोच होगी इसके लिए। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एड्रेस करने के लिए क्या है अप्रोच, ये ओवरऑल अप्रोच क्या है, ये ओवरऑल अप्रोच क्या है, कोई स्टूडेंट बताना चाहे जी। ये चैप्टर 3 में हमने स्टडी की थी। चैप्टर 3 में देखिए, उसमें रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की टर्म पहली दफा जो हमने पढ़ी थी ना, वो चैप्टर 10 में नहीं पढ़ी, वो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, चैप्टर 11 में नहीं पढ़ी, चैप्टर 3 में। तो वहां पे बताया था ओवरऑल अप्रोच क्या है और इसके प्रोसीजर बताए थे। उसमें एक प्रोसीजर आप बार बार पूछते थे, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करें। इसका मतलब क्या है, अपने ऑडिट प्रोसीजर क्लाइंट को पता ना चलने दे, उन्हें गैस ना करने दे पहले से कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्लियर मेरे भाई, ओवरऑल अप्रोच समझ आ गए। चलिए अब याद भी कर लेना, ये 8-9 प्रोसीजर है ओवरऑल अप्रोच में। जो चैप्टर 3 में रिस्क एट एजर्शन लेवल की एग्जांपल्स हैं, वो मेरा ख्याल है ज़्यादातर इनहेरेंट रिस्क की एग्जांपल्स है, लेकिन मैं कंट्रोल रिस्क की एग्जांपल भी आ सकती है, लेकिन मैंने लिखी नहीं होगी सर, इनहेरेंट रिस्क की एग्जांपल ही लिखी होंगी। हाँ जी, हालांकि उसमें रिस्क एट एजर्शन लेवल में कंट्रोल रिस्क की एग्जांपल्स भी आ सकती हैं, इवन डिटेक्शन रिस्क की भी आ सकती हैं, लेकिन चूंकि कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए 2-3 एग्जांपल्स ही काफ़ी थी, तो इसलिए मैंने कंसेप्ट को ज़्यादा टेक्निकल उस लेवल पे नहीं किया। उस लेवल पे वरना मैं आपको बताना इनहेरेंट रिस्क की एग्जांपल या कंट्रोल रिस्क, तो हम रिस्क एट एजर्शन लेवल से हटके टाइप्स ऑफ रिस्क की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे ये बताना मकसद नहीं था, इसलिए हमने एग्जांपल सिर्फ इनहेरेंट रिस्क की दी, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप उस रिस्क एट एजर्शन लेवल की कोई एग्जांपल पूछे तो आपको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कौन सा इनहेरेंट रिस्क है, कौन सा कंट्रोल रिस्क, कौन सा, बिल्कुल जरूरत है। बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम बात, एग्जाम में अगर वो आपसे ऑडिट रिस्क पूछे आइडेंटिफाई करने को, तो आपने रिस्क आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने हैं। उस क्वेश्चन में भी टाइप ऑफ रिस्क बताने की जरूरत हरगिज नहीं है, ना ही बताने हैं, ना ही बताने। आपने ये नोट किया होगा, केस स्टडी जो है ना वो आईकैप बेसिक लेवल पे टेस्ट कर रहा है रिक्वायरमेंट के लिहाज से। वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट करता है कि किसी सिचुएशन को पढ़ के आप मिस स्टेटमेंट है कि नहीं ये बता दो। टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है पढ़ाता है हमें आईकैप, पूछता नहीं है केस स्टडी में।
टाइप्स ऑफ, ये एक्सपेक्ट करता है कि केस स्टडी पढ़ के हम ये बता दें स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, लेकिन किस टाइप की स्कोप लिमिटेशन है ये केस स्टडी में नहीं हमसे पूछता। ठीक है, इसी तरह रिस्क आइडेंटिफाई करने को पूछेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्क हालांकि उसने पढ़ाई जरूर है हमें, लेकिन केस स्टडी में वो हमसे टाइप्स ऑफ रिस्क नहीं पूछेगा। केस स्टडी में क्या पूछेगा, सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना। ठीक है, ये रिस्क कौन कौन से आइडेंटिफाई करने हैं हमने केस स्टडी में, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा। मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा। स्कोप लिमिटेशन की आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी, उसने कहा कि एक आपका कस्टमर था वो बैंकरप्ट हो गया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, कंफर्म है बैंकरप्सी का केस, प्रोविजन बैंक वैल्यूएशन ऑफ डेटर के प्रोसीजर आएंगे। अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री भी आप बनाते थे, तो डेटर्स की प्रोविजनिंग वैल्यूएशन का भी रिस्क है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का भी रिस्क है। और अगर तो आपके पास मजीद रिस्क हैं तो ये यहीं पे बात खत्म कर दें, डेटर्स और इन्वेंट्री की। लेकिन अगर मजीद रिस्क नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो आप एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कि इसकी स्पेसिफिक इन्वेंट्री बनाने के लिए कुछ मशीनरी भी तो होगी। अच्छा, वो मशीनरी कौन सी वाली इन्वेंट्री बनाती होगी, जो जनरली सेल हो सकती है या सिर्फ इसी कस्टमर के लिए? इसी कस्टमर के लिए। तो जाहिर है वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, इन्वेंट्री जो तैयार हो गई थी वो तो गई, जो उस स्पेसिफिक इन्वेंट्री को तैयार करने के लिए मशीनरी बनाई हुई थी वो भी गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कस्टमर था, कहता सर ऐसी गाड़ी बनाएं जिसके ऊपर पंखे लगे हों। आम कस्टमर ये फरमाइश नहीं करता उल्टी सीधी, कुछ कस्टमर होते हैं वो इस तरह की फरमाइश करते हैं, इवन कंपनीज को स्पेशल ऑर्डर देके, ठीक है, वो ये कस्टमाइजेशन करवाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, उसने कहा हर महीने 10 गाड़ियां खरीदूंगा, हमने उसके लिए मशीनरी खरीदी, एक आधा यूनिट होता तो हम रिजेक्ट कर देते कि भाई मशीनरी खरीदी। अब अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो वो मशीनरी तो हमारी फारग हो गई ना, अब वो रूटीन में तो हम उसको सेल नहीं कर सकते, तो हमें उसको भी डिस्पोज करना पड़ेगा हमसे, तो मशीनरी की भी इंपेयरमेंट का रिस्क आ गया। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? पक्का? चलिए अब हम आई क्या बुक के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं कोई, ये 1-2 दिन में उम्मीद है ठीक हो जाएगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट क्या है? कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, कोई भी ऐसा इवेंट या कंडीशन जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एडवर्सली इफेक्ट करे, जो एडवर्स हो, बिजनेस रिस्क। इसका मतलब एडवर्स के लफ्ज से पता चला हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव चीज होगी जो बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। अच्छा, बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव कल बताए थे, क्या? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल। तो जो बिजनेस रिस्क है वो सबसे रिलेटेड हो सकता है, सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, और ऑडिटर रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होने का रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? पूरे बिजनेस में कहीं भी गड़बड़ होने का रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होने का रिस्क। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट रिस्क इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क? यानी कुछ बिजनेस रिस्क ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं करते। हर वो बिजनेस रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है वो ऑडिट रिस्क है। अच्छा, बिजनेस रिस्क किसने आइडेंटिफाई करने हैं? बिजनेसमैन ने, मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किए होंगे। हमने उन मैनेजमेंट के बिजनेस रिस्क को पढ़ना है। उनमें से कुछ बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो इफेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऑडिट रिस्क हो जाएंगे। तो ये एक रेडीमेड इंफॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट देते। अच्छा, ऑडिट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ बिजनेस रिस्क पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद भी भागदौड़ करता है, वो वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी करता है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी ऑब्टेन करता है बाकी का। लेकिन बिजनेस रिस्क से भी उसे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए अगर क्लाइंट क्रेडिट सेल करता है तो ये बिजनेस रिस्क भी है। इसमें बिजनेस रिस्क क्या है? बैड डेट होंगे, बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। बिजनेस रिस्क, क्रेडिट सेल करने में बिजनेस रिस्क है कि नहीं? ऑडिट रिस्क भी है। क्या ऑडिट रिस्क है? रिकॉर्ड। ठीक है, प्रोविजन एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होती, फेल हो जाती है,
बिजनेस रिस्क भी है। कैसे? बिजनेसमैन बन के सोचना है, बिजनेसमैन, बिजनेस को लॉस हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ऑडिट रिस्क भी है, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। शाबाश, बिल्कुल। कुछ बात समझ आई? सक्सेसफुल कंपेटिटर आ गया, बिजनेस रिस्क भी है। बिजनेस रिस्क, अच्छा बिजनेस रिस्क एक्सप्लेन करते हुए ना आइडेंटिफाई बिजनेसमैन बनना है। हाँ, बिजनेस रिस्क एक्सप्लेन करते हुए आपने कहा एरिया इसमें गड़बड़ होगी, वो गलत है। वो कहेगा भाई बिजनेसमैन को एरिया से क्या था, उसको तो प्रॉफिट से ज्यादा ताल्लुक होता है, तो वो आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है। हाँ, बिजनेस रिस्क में आल्सो रिजल्ट इन ऑडिट रिस्क। जब ऑडिट रिस्क एक्सप्लेन कर रहे होंगे फिर उसी फैक्टर को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है। जब बिजनेस रिस्क एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसी फैक्टर को बिजनेस के साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रिलेट करना। ठीक, तो सक्सेसफुल कंपेटिटर आने से क्या बिजनेस रिस्क है? कस्टमर उधर से मूव हो जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम। और इसी तरह ऑडिट रिस्क में क्या बताएंगे हम उसको? क्लियर? तो ये बिजनेस, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना या एक्सप्लेन करना। सिर्फ एक चीज अगर आप बिल्ड कर लें, क्या? बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए, डिस्कस करते हुए बिजनेसमैन बन के सोचना है, ऑडिटर बन के नहीं। आपको और किसी चीज की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, किसी भी इंफॉर्मेशन से बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करवाए मैंने आपसे, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। हम कुछ मजीद आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बहरहाल ये बिजनेस रिस्क वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया जी? फिर कह रहे कंपनी डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर एंड ऑल इन्वेंटरी इज अवेलेबल ऑन वन साइड। Company B deals in manufacturing of computer USBs and its inventory is available on different outlets throughout the Lahore. किसमें रिस्क ज्यादा है? Which client is high risk? कंपनी बी में रिस्क है, दो रीजन की वजह से। एक, इन्वेंट्री पोर्टेबल है, चोरी हो सकती है, शाबाश। डिफरेंट लोकेशंस पे है, डिफरेंट लोकेशंस पे है, उसको फिजिकली वेरीफाई करना मुश्किल है। नेचर की वजह, मिस एप्रोप्रिएशन हमने नेचर की वजह से कहा है ना, छोटी है चोरी, वरना फर्नीचर जो है, सोफा तो कोई सोफा चोरी करना मुश्किल है, यूएसबी चोरी करना आसान है। क्वेश्चन 6, कंसीडर द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मटेरियल सिचुएशंस। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द टू सिचुएशन। अच्छा, ये आपकी बेसिक लेवल पे सारे चैप्टर के कंसेप्ट्स को टच कर रहा है, बेसिक लेवल पे ये आपकी एक अप्रोच डेवलप कर रहा है ये वाला क्वेश्चन कि ऑडिटर किस तरीके से काम करता है। कह रहा है हर सिचुएशन में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाई सिचुएशन कंस्टिट्यूशन ऑडिट रिस्क, एक्सप्लेन करना है इसमें ऑडिट रिस्क क्यों है, क्या है। इंडिकेट एंड जस्टिफाई कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क मॉडल इफेक्टेड। फिर जो ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट है तीन में से वो भी बताना। नॉर्मली नहीं पूछा, आप देखिए यही आपका क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको वो अप्रोच सिखाने के लिए कि प्रैक्टिकली ऑडिटर कैसे सोचता है। तो कंपोनेंट पूछ रहा है। फिर इंडिकेट द की अकाउंट बैलेंस अफेक्टेड, एरिया कौन सा इफेक्ट हो रहा है वो बताना है। और इंडिकेट द ऑडिट असर्शंस टू बी टेस्टेड, और फिर उस एरिया में असर्शन कौन से है ये बताना है। यानी ऊपर में रिस्क असेसमेंट और फिर नीचे में उसकी हेडिंग आपसे पूछा, हेडिंग जो आप बनाते हैं। बिल स्मिथ वाज द सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड अंटिल ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। बिजनेसमैन के लिए रिस्क है। अब ये एग्जांपल ऐसी आ गई जिसमें बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क कोई नहीं। बिजनेस रिस्क है भाई, पुराना तजर्बेकार बंदा था, सीईओ था, अच्छे डिसीजन करता था, उसका विजन था एक, लेकिन इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रोविजन या कोई इंपेयरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिजनेस रिस्क तो है, सीईओ का मर जाना अचानक। ऑडिट रिस्क नहीं है क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो हर बिजनेस रिस्क का फाइनेंशियल इफेक्ट, तो ये एक एग्जांपल, मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको ऐसे बिजनेस रिस्क की बताई थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये एक रिस्क की एग्जांपल नोट कर लीजिए, ऐसे बिजनेस रिस्क की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, हर बिजनेस रिस्क कंसेप्ट क्या बना, हर बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करता। जो नहीं करते वो बिजनेस रिस्क तो है, ऑडिट रिस्क नहीं है, और जो करते हैं इफेक्ट वो बिजनेस रिस्क भी है और ऑडिट रिस्क भी है। फिर क्या हुआ इसके बाद, आफ्टर हिज डेथ हिज सन विल स्मिथ बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ मिलर ट्रैक्टर्स एंड एम्बार्क्ड ऑन ए कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। उसने कहा प्रॉफिट बढ़ाएंगे, कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट बढ़ाने का फार्मूला। अकाउंटिंग जरा ज्यादा सीख ली है, मैनेजमेंट नहीं सीख पाया, अकाउंटिंग ज्यादा। हाँ, उसने कहा प्रॉफिट बढ़ाना तो बहुत आसान है, सेल प्राइस बढ़ा दो, कॉस्ट कम कर दो। हालांकि इनके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं मैनेजमेंट में, वो भी सीखने होते हैं। कह रहा है व्हिच इंक्लूडेड ए रिडक्शन इन की स्टाफ इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट डिपार्टमेंट क्या करता है, ये फैसला करता है किसको उधार देना है, किसको उधार नहीं देना। कहता है इसमें स्टाफ कम कर दो, तो ठीक है कम कर दो, तो क्या सही चेकिंग कर सकेंगे वो क्रेडिट। बताइए रिस्क क्या है, क्यों रिस्क है। स्टाफ कम होने की वजह से
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। और हाँ जी, बैड डेट ज्यादा होंगे, जो नए आने वाले कस्टमर की क्रेडिट चेकिंग प्रॉपर नहीं हो सकेगी, जिससे रिस्क बैड डेट बढ़ जाएगा। इंडिकेट जैसे कंपोनेंट कौन सा आर्डिटिव मॉडल अफेक्टेड है? कंट्रोल रिस्क, क्योंकि स्टाफ कम होगा, सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं होगी। सेग्रीगेशन ड्यूटी एक इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल है। क्या इंटरनल कंट्रोल की और एग्जांपल्स आपको बताई हुई है? कोई बताई? कौन कौन से? रिकंसिलिएशन, अप्रूवल नहीं है, रिकंसिलिएशन नहीं है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन, बस ये इतनी काफी है। फिजिकल स्टाफ काउंटिंग वगैरह नहीं होती, ये भी वीकनेस है। तो ये कंपोनेंट ऑफ ऑडिट कौन सा इफेक्ट हुआ? कंट्रोल। इंडिकेट द की काउंट बैलेंस और असर्शन, कौन सा काउंट बैलेंस है? डेटर्स का। डेटर पे फिर जाएगा, क्रेडिट डिपार्टमेंट में मसला है, डेटर पे जाएगा। और असर्शन कौन सी? भाई बगैर हर एरे गैरे को उधार देते रहेंगे तो फिर क्या होगा? कौन सा एरिया एट रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ डेटर। शाबाश, डन जी। बी, योर क्लाइंट इज ए लार्ज कार मैन्युफैक्चरर दैट यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम टू ट्रांसमिट परचेज ऑर्डर टू इट्स मैनी सप्लायर्स। इलेक्ट्रॉनिकली है, कुछ रॉकेट से लग रहा होगा, रॉकेट साइंस है, क्या क्या कह रहा है? ईमेल भेजता हूँ, और फिजिकली नहीं, क्या करता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यही होता है, ईमेल भेजता। आईटी का चैप्टर हमारा एक पढ़ेंगे, और आईटी वालों की एक मैं आपको बात बता दूं, प्रैक्टिकली भी आपकी कभी इनके साथ डीलिंग होगी जो जरूर होगी। सीधी सी बात के लिए ऐसा टेक्निकल टर्म यूज करेंगे ना, आप कहेंगे इतना बड़ा काम, इतना मुश्किल काम करते हैं, यानी ऐसे ऐसे मुश्किल अल्फाज जो कभी आपने सुने भी नहीं हो, क्या कहते हैं, जार्गन्स फेवरेट होते हैं, और वो इंटेंशनली यूज करते हैं। अब इंटेंशन क्या होती है इसको छोड़ दें, लेकिन वो हालांकि उसका एक सिंपल अल्टरनेट टर्म भी होती है उसको, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, ऐसे लगेगा जैसे आप कोई काम करते ही नहीं। हम कहेंगे बस ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, उन्हें टर्म वो बतानी है फौरन आपको पता चल जाए आपके बस की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, टू ट्रांसमिट परचेज ऑर्डर टू मैसेज। Each supplier electronically transmits an invoice which is credited directly to customer's account, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सप्लायर फिर बदले में इनवाइस सेंड करता है जो कि डायरेक्टली उसके अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती है। किसके अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती है? क्रेडिटेड डायरेक्टली टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका मतलब एंट्री क्या पड़ती होगी? परचेज डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। ये एंट्री कब पड़ती है? ये एंट्री जब इनवाइस आती, और इनवाइस कब आती है? जब हम ऑर्डर इशू करते हैं। ये सिस्टम ध्यान में रखिएगा। गुड्स यूजुअली टेक 1 or 2 weeks टू अराइव, वो 1-2 हफ्तों में गुड्स आती हैं। वंस दे हैव बीन रिसीव्ड, ए गुड रिसीट नोट इज रेज्ड एंड मैच्ड विद सप्लायर्स इनवॉइस एंड पेमेंट इज ऑथोराइज्ड। जब 1-2 हफ्ते बाद चीजें आ जाएं तो जीआरएन बन जाता है जो सप्लायर की इनवॉइस के साथ। ये पूरा सिस्टम बता रहा है आपको, क्लाइंट का बता रहा है, सिस्टम बता रहा है। क्या इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? शाबाश, ये परचेज तब रिकॉर्ड होनी चाहिए जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, और जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर ही नहीं हो रहे, कैसे पता चला ट्रांसफर नहीं हो रहे? क्योंकि 1 से 2 हफ्ते के बाद तो बेसिकली रिकॉर्डिंग, इसका मतलब है पहले हो रही है और चीजें बाद में आ रही हैं आपके पास। रिकॉर्डिंग पहले हो रही है, चीजें बाद। भी प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ, खास तौर पे ये रेंट पे प्रॉब्लम आएगी कट ऑफ की। तो सिस्टम में वीकनेस है, गड़बड़ है। कौन सा रिस्क है? कंट्रोल रिस्क। शाबाश। तो अब बताइए कौन सा एरिया इफेक्ट होगा? इधर से बैलेंस शीट से होगा क्रेडिटर, और ऊपर से होगा परचेजेस। आप ये भी लिख सकते हैं। अब आप असर्शन बताने में दोनों के, उसने काउंट बैलेंस का वर्ड यूज किया है, मतलब शायद वो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं, क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं अकरेंस ऑफ परचेजेस। क्यों भला? परचेजेस रिकॉर्ड हो गई हैं अगर हुई नहीं। और आप ये भी लिख सकते हैं अगर क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन दे दो, फिर क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिटर, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर नहीं। हाँ, क्योंकि कम नहीं रिकॉर्ड हो रहे इस प्रैक्टिस से, ज्यादा हो रहे हैं। यानी जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो असल में अभी एग्जिस्ट नहीं हुए, नहीं है अभी। तो ऑर्डर दिया, ऑर्डर पे कौन रिकॉर्ड करता है? ऑर्डर पे, ऑर्डर इशू करने पे कौन परचेज रिकॉर्ड करता है? ये कर, और गलत करता है। क्लियर जी? अच्छा, इस पार्ट बी ने ना, हो सके तो घर जाके दोबारा इसको पढ़िएगा। आपका चैप्टर 12 का कंसेप्ट बिल्ड किया है, और तकरीबन यही कंसेप्ट एक केस स्टडी में उसने चैप्टर 12 की केस स्टडी में पूछा था। अभी हालांकि मैंने आपको सिस्टम बताया भी नहीं है परचेज का, भी बताना है कि परचेज के सिस्टम में क्या एक्टिविटीज होती हैं, कितनी एक्टिविटीज, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है,
पता है, लेकिन आपने रिस्क सिर्फ अकाउंटिंग का नॉलेज था आपका कि सर अकाउंटिंग में सीखा है कि सेल हो या परचेज हो, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होंगे फिर रिकॉर्ड करना है, कैश की बेस पे नहीं करना, गुड सीट नोट गुड डिस्पैच नोट की बेस पे करना है, सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर की बेस पे सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं हो। अकाउंटिंग का कंसेप्ट था ना, सिर्फ इस कंसेप्ट की बेस पे मैंने भी हल्का सा बता दिया था, लेकिन असल में काम आपके अकाउंटिंग के टीचर ने किया था, उन्होंने बेस ना बनाई होती, मैं इतनी जल्दी ना आपको एक्सप्लेन कर पाता। तो यहाँ पे उसी कंसेप्ट को वहां पे यूज कर रहा है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये बी को टिक कर ले, रिवीजन करते हुए इसको एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। 7, यू आर द ऑडिट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ लार्ज कंज्यूमर गुड्स कंपनी। Chief executive is concerned that the controls over recording of sales in one of the division of company are not strong. Controls weak है. He has informed you of the following. उसने ये आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, C5 लेवल का क्वेश्चन है। Sales are very heavy in the अच्छा रिक्वायरमेंट पहले सॉरी। Identify audit risk based on above information. Describe the audit approach for each of the above risk. Approach प्रोसीजर बताएं क्या होंगे। बिल्कुल ठीक है। पहला, सेल्स आर वेरी हैवी इन द लास्ट फोर्टनाइट ऑफ द ईयर। फोर्टनाइट पता है ना, 15 दिन को कहते हैं। हैवी क्या रिस्क है? इन भाईजान ने कहा ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क है। इससे बेहतर कोई हेडिंग बना सकता है? फेक सेल, इससे बेहतर हेडिंग, क्योंकि आपकी हेडिंग में एरिया आ रहा है, असर्शन नहीं आ रही। फेक या ओवर स्टेटमेंट असर्शन नहीं है, अकरेंस ऑफ सेल्स। शाबाश, ये ज्यादा, हालांकि ये भी हेडिंग ठीक है जो आपने पहले बताया, गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली ज्यादा है, जो प्रैक्टिस में यूज होती है। एग्जाम में तो एग्जामिनर को पता होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो ओके कर देता है। प्रैक्टिस में जो यूज होगी हेडिंग वो क्या होगी? अकरेंस ऑफ सेल्स। और इससे रिलेटेड प्रोसीजर्स कौन से हैं? वही कट ऑफ, सैंपल सेलेक्ट करें, कट ऑफ को एक्सप्लेन भी कर देना है। ये नहीं सिर्फ कट ऑफ टेस्ट लिख देना है कि सर 1 पेजर पे तो सिर्फ कट ऑफ ही लिखा हुआ था, वो है, वो एक्सप्लेनेशन बुक में लिखी थी। याद 1 पेजर करना है, लिखना बुक से है। तो फिर अगर लिखना बुक से है तो 1 पेजर क्यों देख के सर टाइम जाया कर रहे हैं हमारा? उससे याद आ जाए, हेडिंग, एग्जाम में हेडिंग याद आ, हेडिंग चाहिए होती है आपको, तो 1 पेजर हेडिंग असल में याद करना। चलिए फिर इसके बाद बी, कट ऑफ के अलावा और भी सैंपल सेलेक्ट करेंगे हम, रिकॉर्डेड उसका इनवाइसेस का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम बताने हैं, जैसे इस केस में गुड सीड नोट। ओके 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 ठीक है, यही देखना। सेकंड, डिविजनल हेड इज रिम्यूनरेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द डिवीजन। क्या करेगा? सेल्स भी बढ़ाएगा, एक्सपेंसेस भी कम करेगा। तो इसकी हेडिंग क्या होगी? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। अच्छा सुन ले, पहली चीज ये रिस्क एट असर्शन लेवल है कि फाइनेंशियल, क्योंकि किसी एक एरिया में रिस्क नहीं है, वो अपना रिस्क ये है कि ज्यादा रिम्यूनरेशन लेने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगा, और प्रॉफिट को चूंकि हर इनकम हर एक्सपेंस ऐड करता है, तो जहां इसका दाव लगा उधर खेलेगा ये, इसीलिए हर इनकम और हर एक्सपेंस में रिस्क है। ये चीज, ये हो गया रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आई कैप ने इसको सोल्यूशन में अपने हेडिंग क्या बनाई हुई है? आई कैप ने चूंकि रिस्क एट, आप ये हेडिंग भी बना सकते हैं, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख दे कि वो अपना हाई रिम्यूनरेशन रिकवर करने के लिए, रिसीव करने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट। आई कैप ने जो हेडिंग बनाई है ना, वो ये बनाई है ओवर, इसको जनरल लिख दिया, क्योंकि स्पेसिफिक किसी एक असर्शन से रिलेट नहीं करता ना, तो इसकी हेडिंग में तो असर्शन मुश्किल है। उसने कहा ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम्स प्लूरल फॉर्म एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दोनों उसने एक हेडिंग में बता दी। ये रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल बन गया। और इसकी अप्रोच क्या होगी ये भाई बताएंगे। अप्रोच क्या होगी भाई, आप कॉर्नर वाले भाई, हाँ इसकी अप्रोच क्या होगी, ये जो डिविजनल हेड को रिम्यूनरेशन दी जा रही है, हाँ शाबाश, ओवरऑल अप्रोच। ओवरऑल अप्रोच में कोई 2 प्रोसीजर बता दे जो ऑडिटर करता है। डॉक्यूमेंट्स तो हर जगह पे ले गया यार, उसको देने भाई, उसने कुछ ना नहीं बताया उसने। अच्छा सिर्फ इतना बता दिया, 1 मिनट हारे अभी। मटीरियलिटी लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिक्रीज होगा, ओवरऑल इंक्रीज होगा। यानी बड़ा भाई बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, छोटे भाई की उम्र कम होगी। सुभान अल्लाह। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में मटीरियलिटी की बात की थी कि नहीं उसने? वो क्या होगी? कम हो जाएगी। शाबाश दीजिए।
मटीरियलिटी कम, क्योंकि रिस्क और मटीरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो रिस्क ज्यादा मटीरियलिटी कम। शाबाश। रियलिटी लेवल रिड्यूस करते हैं, मोर ऑफ द प्रोसीजर मोस्ट ऑफ ईयर एंड पे परफॉर्म करते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज करते हैं, मोर एक्सपीरियंस्ड टीम लेके जाते हैं, इंक्रीज सुपरविजन रिव्यू, एक्सपर्ट इंगेज एक्सपर्ट इफ नेसेसरी, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये सारे क्या थे? ओवरऑल अप्रोच। चलिए, ये हमारी असाइनमेंट डिस्कस हो गई। बड़ा क्वेश्चन, वो जो कंप्लीट कंटिन्यूस क्वेश्चन है वो आप कर रहे हैं ना होम असाइनमेंट। हम अगर क्लास में वो बड़ा क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं भी किया तो आप कर रहे हैं ना, ठीक है? वो करेंगे, जरूर करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ठीक है? लेकिन रोज का ना एक केस स्टडी बड़ी हुआ करेगी। आज ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए मेरे भाई, किसी भी मुल्क में 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। अब ये गौर से सुनिएगा बात, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। आपने नोट किया होगा हम अक्सर अपना जो ऑडिट में वर्ड यूज करते हैं ना कि हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसका, कंपनी का वर्ड नहीं बोलते, एंटिटी, क्लाइंट या एंटिटी का वर्ड बोलते हैं। एंटिटी का वर्ड असल में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी तीनों को कवर करता है, इसलिए हम वर्ड बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी का मतलब कंपनी ही होता है, लेकिन वो पार्टनरशिप भी तो हो सकती है। अगर आपको कंफर्म है आपका क्लाइंट एक कंपनी, आप उसके बजाय कंपनी का वर्ड यूज कर ले। लेकिन अगर जनरल वर्ड यूज करना है जो हर तरह के ऑडिट क्लाइंट को कवर करे तो एंटिटी। अच्छा, एंटिटी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। एंटिटी 3 टाइप्स की हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को वो कहते हैं लार्ज क्लाइंट है या नॉर्मल क्लाइंट है, और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को कहते हैं स्मॉल एंटिटी। कंपनी है लार्ज एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप क्या है, स्मॉल। तो अगर कहीं पे भी आपको ये टर्म सुनने को मिले ना स्मॉल एंटिटी, तो इसे आपके जहन में आ जाए ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात कर रहा है। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप यानी स्मॉल एंटिटी है और लार्ज एंटिटी है, क्या इनका ऑडिट करने, इनका सिस्टम एक तरह का होगा कि इनका ऑडिट एक तरीके से होना चाहिए? एक तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है? बल्कि अप्रोच में फर्क होना चाहिए। इसीलिए अच्छा गैस कीजिए, हम अभी तक जितना भी ऑडिट पढ़ते आए हैं और आगे भी जितना भी पढ़ेंगे वो किस एंटिटी का है? लार्ज एंटिटी। लेकिन क्या हमें स्मॉल एंटिटी का भी ऑडिट करना आना चाहिए? बिल्कुल आना करना। लेकिन इसमें वो आपको ये नहीं बताएगा कि स्मॉल एंटिटी के ऑडिट में क्या क्या करना है, बल्कि वो सिर्फ फर्क बताएगा, कहेगा इसका ऑडिट ऐसे ही, प्रोसीजर ऐसे ही है जैसे लार्ज है, लेकिन इन चीजों का फर्क है, ये ज़हन में रख लेना। जैसे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हम एश्योरेंस हम 2 तरह की प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल और लिमिटेड। रीजनेबल यानी ऑडिट, लिमिटेड यानी रिव्यू। हमारे सिलेबस में ऑडिट के प्रोसीजर्स भी हैं, रिव्यू के भी, लेकिन ऑडिट के कोई 20 चैप्टर्स हैं, रिव्यू का एक ही चैप्टर है। रीजन क्या? रिव्यू में वो आप देखेंगे ना तो आपको वो नॉर्मली इस तरीके से नहीं बताएगा कि रिव्यू में ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं, बल्कि क्या कहेगा, सारा कुछ ऑडिट वाले ही करना है, सिर्फ जहां जहां पे फर्क है वो ये है। उसकी अप्रोच समझ रहे क्या होगी? तो क्यों बाकी सारा, इसीलिए सिर्फ एक चैप्टर है, वरना 4-5 चैप्टर तो होने चाहिए थे। लेकिन वो जैसे वहां पे कहता है कंफर्मेशन सेंड करो, लेकिन आगे कंफर्मेशन के बारे में मजाल है, एक लफ्ज भी बताया रिव्यू के चैप्टर में, क्यों नहीं बताएगा? पहले चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं। रिव्यू में भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, रिव्यू में भी रिस्क असेसमेंट होती है, रिव्यू में भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, लेकिन मजाल है बस इतना बताएगा इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, इतना बताएगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आपने कंसीडर करना है, इतना बताएगा कि आपने जो रिलेटेड पार्टी और कंफर्मेशन को परफॉर्म, बाकी नहीं बताया। क्यों नहीं एक्सप्लेन क्यों नहीं करेगा? पढ़ चुके हैं। उसी तरह स्मॉल एंटिटी भी हमारे सिलेबस, लेकिन सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में निपटा देगा कि इसका, क्योंकि उसका स्टाइल ये है कि उसने ये नहीं बताना, उसने कहना है कि नॉर्मल के साथ इसका फर्क क्या, फर्क समझ आया, बाकी आप कर लेंगे। अच्छा, अब ये तो क्लासिफिकेशन नॉर्मली की जाती है उन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है? प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी की हम 2 क्लासेस करते हैं, स्मॉल एंटिटी और लार्ज या रेगुलर एंटिटी, सिर्फ एंटिटी और लार्ज। एक और कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम उसका ऑडिट करते हैं? इसका जवाब है यस, उसका ऑडिट करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल देना कि लास्ट जो मेरे जो क्वालिफिकेशन के बाद मैनेजरियल लेवल लास्ट क्लाइंट जिसकी डिस्कशन चल रही थी वो हॉस्पिटल था। आर्टिकल्स में भी मैंने कोई हॉस्पिटल ऑडिट किया था, लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, दूसरा हमने प्राइवेट किया था जो मैंने। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी क्वेश्चन बहुत सिंपल,
क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट और रेगुलर कंपनी का ऑडिट एक जैसा होगा या फर्क होगा? फर्क होगा। अच्छा, ब्रॉड कैटेगरीज जो होती है ना ऑडिट की, या ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ऑडिट, वो सेम होंगी? यानी नॉर्मल ऑडिट में प्लानिंग होती है क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग होगी। नॉर्मल ऑडिट में रिस्क असेसमेंट होती है क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्क असेसमेंट होगी। नॉर्मल ऑडिट में हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड टेस्ट करते हैं क्या? इसमें भी अंडरस्टैंड करेंगे। नॉर्मल ऑडिट में एविडेंस ऑब्टेन करते हैं क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट में भी एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। और आखिरी बात, नॉर्मल ऑडिट में क्या रिपोर्ट इशू करते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिपोर्ट इशू की जाएगी। यह है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन कैटेगरी। लेकिन इन कैटेगरी के अंदर कंसेप्ट्स का फर्क है, एप्लीकेशन का फर्क है थोड़ा। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खास किस्म के रिस्क होंगे। खास तौर पे इनमें जो रिस्क होता है ना, दो बड़े रिस्क होते हैं। ये पहले जनरल डिस्कशन कर लो। एक चैरिटी बेस्ड होती है, अक्सर हर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी बेस्ड नहीं है। आई कैप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी बेस्ड नहीं है। हाँ ठीक है, ये शौकत खानम हॉस्पिटल नॉट फॉर प्रॉफिट है, चैरिटी बेस्ड भी है। ठीक है, इस तरह और भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। तो ये चैरिटी, तो इनमें रिस्क होता है कि इनकी इनकम अनसर्टन होती है। पता नहीं लोग डोनेशन दे या ना दे, कब डोनेशन। खास तौर पे ऐसी जो जिनकी चैरिटी बेस्ड इनकम होती है ना, जिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा आता है। रीजन क्या है? चैरिटी। हाँ, जब इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती है लोग चैरिटी देना कम कर देते हैं। ठीक है, और खुदा ना कोई स्कैंडल निकला है कि भाई ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, आवाम से पैसे इकट्ठे करके खुद खा रहे हैं, तो लोग उस सूरत में डोनेशन। एक स्कैंडल निकला है, खत्म। तो इनकी डोनेशन जो होती है वो चैरिटी बेस्ड, वो सर्टन नहीं होता इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। तो वो प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम, इनकी इनकम की कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि सम टाइम आप किसी को डोनेशन देते हैं तो बाजू का रसीद आपको दे देते हैं, बाजू का रसीद नहीं भी मिलते। मस्जिद वाले यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपके घर आए, सर डोनेशन, आपने कहा ये 200 रुपया, केबल वाले को दिया 300, मस्जिद को दिया 200। मेरे भाई ने असूल बताया, उसने कहा कम अज कम जितना केबल वाले की फीस है उतना मस्जिद में जरूर है। ठीक, अब उसको 300 दिया, उसने रसीद दे देते हैं कि नहीं? मस्जिद में बुक होती है, रसीद दे देते हैं। लेकिन जब आप मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में पैसे डालते हैं उसकी कोई रसीद नहीं होती। तो इसका मतलब कुछ चैरिटी की रसीद होगी, कुछ की नहीं। आम क्लाइंट की सेल्स को वेरीफाई करना हो ना, हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? हर सेल के बदले में इनवाइस होती है। चैरिटी में बहुत से लोग, या तो सिस्टम बाजू का ऐसा होता है कि रसीद, और बाजू का बहुत से लोग गुमनाम रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं चैरिटी दे रहे हैं, किसी को बताना नहीं। वो कौन दे रहा? अब्दुल्ला आया था, अल्लाह का बंदा आया था, ठीक है, वो चैरिटी दे गया। तो इसीलिए जहन में रखिएगा, इसमें इनकम की कंप्लीटनेस और गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी ये लाजमी होगा चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, इनकी रिपोर्ट को अफेक्ट करेगा। गोइंग कंसर्न की वजह से हमारा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आ सकता है, और कंप्लीटनेस ऑफ इनकम को इंश्योर नहीं कर सकते, तो ये स्कोप लिमिटेशन बन सकती है, क्योंकि आप इनकम को सही वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। इसी तरह एक्सपेंसेस में कुछ रिस्क होते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब है। हो सकता है लोगों से कहा गया हो कि गरीबों की एजुकेशन पे पैसे लगाने हैं, और बाद में पता चले कि जी 50 लाख की खुद गाड़ी खरीद ली है। समटाइम ऐसा होता है एक्सपेंसिव, क्योंकि नॉर्मल क्लाइंट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं जो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं। हालांकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, इधर उनके कहते हैं ट्रस्टीज, क्योंकि ट्रस्ट डीड की बेस पे बनते हैं। नॉर्मल कंपनी बनती है ना, तो उसके होते हैं डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उस डॉक्यूमेंट्स को मेमोरेंडम आर्टिकल्स नहीं कहते, ट्रस्ट डीड बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, जैसे आम कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बात कुछ जगह पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोलते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं ये उतने इन्वॉल्व नहीं होते नॉट फॉर प्रॉफिट में जितने, क्योंकि डायरेक्टर्स को मीटिंग के पैसे मिलते हैं, आपने सीला में पढ़ा होगा। इनको पैसे नहीं, इनको सिर्फ सवाब मिलता है नॉर्मली, इसीलिए कहते हैं ठीक है जी, जब जरूरत होगी सवाब की तो मीटिंग आ जाएंगे, बिजनेस में देख लेंगे, वरना अल्लाह खैर सब। तो इसीलिए इनकी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सुपरविजन नहीं होती। एक और मसला जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये होता है कि इनके पास क्वालिफाइड या फुल टाइम स्टाफ नॉर्मली नहीं होता, रजाकारों से काम निकलवा रहे होते हैं। ठीक है, आप अक्सर देखें केस स्टडी में भी गएगा, अब फुल टाइम काउंटर नहीं है। एक स्टूडेंट बीकॉम पढ़ रहा था, वो कर रहा था, उन्होंने कहा यार हमारी काउंटिंग भी करें। उसने कहा ये कौन सी मुश्किल काम है, सारा दिन यही सवाल करता हूं मैं, ये लो हाँ जी, हाँ सेल्स डेबिट कैश क्रेडिट, चलो। तो वो इस तरीके से इनएक्सपीरियंस स्टाफ जो है
वो हो सकता है अकाउंटेंट के तौर पे रखा, क्योंकि हाईली एक्सपीरियंस या क्वालिफाइड स्टाफ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह अब आगे रिस्क इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, आप गेस कीजिए, आपके ख्याल में भी बताया नहीं मैंने, आपके ख्याल में ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इंटरनल कंट्रोल क्या लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग या लाइकली टू बी वीक? लाइकली टू बी वीक, क्योंकि स्टाफ का में सेग्रीगेशन ड्यूटीज पॉसिबल नहीं, सेग्रीगेशन ड्यूटी पॉसिबल नहीं है, और ऊपर से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। कोई हेड ना हो कब देखने वाला, तो जूनियर भी काम सही तरीके से नहीं करते, इसीलिए नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल तो वीक होता है। तो गैस कीजिए, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आप ऑडिट करते हुए ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच को ऑप्ट करेंगे या सिस्टम बेस्ड अप्रोच? सिस्टम बेस्ड अप्रोच का मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कंसीडर करना है, रिलाई करना है। ट्रांजैक्शन बेस्ड सब्सटेंटिव अप्रोच यानी ज्यादातर एविडेंस आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या वही यूज करेंगे जो कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है, या अगर लॉ ने फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, यानी लॉ कहता है कि जी आपने ऑडिट लाजमी करवाना है, क्योंकि जनरल पब्लिक के पैसे ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए किधर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑडिट लाजमी करवाना है, तो फिर लॉ ने शायद रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया होगा, उस सूरत में आप रिपोर्ट के लिए एज ऑडिटर वो फॉर्मेट यूज करेंगे जो लॉ ने रिकमेंड किया। लेकिन अगर लॉ ने फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ ने नहीं दिया हुआ, तो फिर हम कौन सा ISA वाला यूज करेंगे? फिर भी फॉर्मेट रिपोर्ट का यहाँ तो लॉ का होगा, यहाँ ISA का होगा। लॉ ने नहीं दिया तो कौन सा यूज करना? ISA वाला। और आपको पता है कौन सा ISA है जो ऑडिट रिपोर्ट को कवर करता है? नाम क्या? ISA 700। चलिए, अब जरा थोड़ा इसका ब्रीफ कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये किस मकसद के लिए होती हैं? प्रॉफिट के लिए नहीं। इनका मकसद क्या होता है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनी। पर्पस क्या है इनका? सोसाइटी को सर्व करना, खिदमत खल्क करना। अच्छा, खिदमत खल्क करने के बड़े तरीके हैं। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल, उसके घर में खाना वगैरह के लिए, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी खिदमत का तरीका है, हेल्थ सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, उस वक्त देखा जाता है उसका पर्पस क्या रखना है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, लॉ में पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो पर्पस रखा ना, फिर उससे बाहर नहीं जाना। ये नहीं कि बनाई ऑर्गेनाइजेशंस स्पोर्ट्स के लिए और फिर हेल्थ के लिए भी आप डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, नहीं। जिस पर्पस के लिए कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने, उसकी सारी एक्टिविटीज उस पर्पस के अंदर ही होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। ये क्या करते हैं नॉर्मली? यूजुअली हमेशा नहीं, यूजुअली का बड़ा है, यूजुअली एक्सेप्ट डोनेशंस आर ग्रांट। नॉर्मली ये जनरल पब्लिक से डोनेशन या गवर्नमेंट से ग्रांट। अब जाहिर है प्राइवेट हॉस्पिटल होगा वो जनरल पब्लिक से डोनेशन लेंगे, और अगर गवर्नमेंट सरकारी है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आया करेगी। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन या ग्रांट पे नहीं चलती। कुछ ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसे ICAP की मैंने एग्जांपल दी, वो चैरिटी बेस्ड नहीं है। तो एग्जांपल्स क्या है? कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ ओन यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोगों ने प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है। यानी इन शॉर्ट दो बड़ी क्लासिफिकेशन ध्यान में रखें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी बेस्ड और नॉट चैरिटी बेस्ड। क्योंकि आपके लिए ज्यादा अहम ये इसलिए है कि चैरिटी बेस में गोइंग कंसर्न का इशू आ सकता है। नॉट चैरिटी बेस में उनको पता है हमें डोनेशन मिल ही जानी है, हमने पैसे इकट्ठे कर ही लेने हैं। ICAP का गोइंग कंसर्न का इशू अराइज नहीं होगा, क्योंकि वो पब्लिक की चैरिटी पे नहीं चल रहा। पता है जी, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जहां तक आते रहेंगे, एग्जामिनेशन बेस। बिल्कुल। फिर इसके बाद आगे चलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में क्या कंसीडर करना है सुन लें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में आपने एनवायरनमेंट को कंसीडर करना है। एनवायरनमेंट क्या मतलब? किस सेक्टर में है? हेल्थ सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए जाएं, एनवायरनमेंट कौन सा है? हेल्थ सेक्टर। फिर इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। इस एनवायरनमेंट के अंदर इनका क्या मकसद है, क्या स्कोप है? भाई शौकत खानम सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स को लेगा, इसके अलावा इनका स्कोप नहीं है। आपको फ्लू हो गया है, आप मेडिसिन लेने चले जाएं, उधर भगा देंगे आपको, नहीं क्यों? हालांकि है उसी इन्वायरमेंट, उसी सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव या स्कोप में नहीं है। जो भी कंपनी बनती है, सीला में पढ़ा होगा, अपने स्कोप के अंदर एक्टिविटीज उसने करनी होती है, वरना वो वर्ड था अल्ट्रा वाइड, वो बियॉन्ड द पावर हो जाए, वो वाइड होती है चीजें। तो इसीलिए क्या हमें जिस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं,
उसका एनवायरमेंट देखना है, किस एनवायरमेंट, किस इंडस्ट्री, किस सेक्टर से रिलेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, क्या इसके ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है? गवर्नमेंट ने अक्सर रेगुलेट किया होता है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बाज़ औक़ात टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है, बाज़ औक़ात फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं इवन वो अपना कोई स्पेसिफिक एजेंडा, प्रोपेगेंडा इसको प्रमोट करने के लिए भी एनजीओज को फंडिंग करती हैं। बड़े घपले भी हो सकते हैं इसमें, इसीलिए इसको अक्सर रेगुलेट किया जाता है। हमने एज ऑडिटर ये देखना है कि क्या जिस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशंस है कि नहीं है, तो उनको पढ़ना है, कंप्लाई करना है। क्योंकि अगर इनकी वायलेशन की तो लाइसेंस कैंसिल, एसईसी भी लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं ना नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कैसे काम था। फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? क्या वही कंपनीज एक्ट वाला होगा या अलग से? इनकम कौन सा फॉर्मेट है वो यूज करना है, नॉर्मल कंपनी वाला ना यूज कर लीजिएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अपना आता है। की एरियाज कौन कौन से हैं ये वैल्यूएट करना है। और नॉर्मली याद रखें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में की एरियाज कौन कौन से होते हैं? कैश और पर्पस ऑफ एक्सपेंस। कैश में ये इंश्योर करना होता है कि कंप्लीट कैश वसूल हो गया कि नहीं। अक्सर एनजीओ आपने देखा होगा उन्होंने डिफरेंट मार्केट में ना डोनेशन बॉक्स रखे होते हैं, उसमें वो पैसे डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने इंश्योर करना है ईयर एंड पे वो सारे बॉक्सेस में जितने जितने पैसे पड़े हुए थे कंप्लीटली सारे ऑफिस पहुंच के रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, जो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जब आपका स्टॉक या कैश डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा हो ईयर एंड पे उसको वेरीफाई करना मुश्किल है। कितने बंदों को भेजेंगे भाई जा पूरे लाहौर में से जिस जगह डोनेशन बॉक्स है ले आ, सर 2-4 तो ले आऊंगा, सारे लाहौर के थोड़ी ला सकता हूँ, तो 50 जगहों पे है और दूर दूर है लोकेशन, मुश्किल होता है एक ही दिन में। तो ये हमारे लिए कंप्लीटनेस ऑफ इनकम इंश्योर करना एक डिफिकल्ट टास्क है। फिर दूसरा, चले कैश किसी ना किसी तरीके से रिकॉर्ड कर भी लिया, रिसीव हो भी गया। अब दूसरा जो बड़ा की एरिया होता है ना जिसको कि इस कैश का इस्तेमाल क्या उस पर्पस के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ, इस ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के मुताबिक, क्योंकि इसमें एम्बेजलमेंट का चांस बहुत ज्यादा होता है। जनरल वाम का पैसा जो होता है ना, वाम का पैसा वो दाएं बाएं होए कोई देखने वाला नहीं होता। आपकी जेब से 100 रुपया गायब होगा ना, साथ वाला करेगा, शोर मचा देंगे, लड़ने पे उतर आएंगे, ठीक है। लेकिन वो मुल्क के खजाने में अरबों रुपया दाएं बाएं किधर आ रहा है किधर जाके कोई पता नहीं, क्योंकि कोई निगरानी करने वाला नहीं। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ औक़ात करोड़ों रुपया होता है, लेकिन चूंकि स्पेसिफिकली कोई इसका इन्वेस्टर आम शेयर होल्डर हो ना, शेयर होल्डर वो एजीएम में आके पूछते हैं भाई ये एक्सपेंस किधर लगाया, ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है। इनके कौन से शेयर होल्डर होते हैं? कोई नहीं। वो आप डोनेशन देने के बाद आपने कितनी दफा जिंदगी में जाके पता किया है कि सर मेरी डोनेशन कहाँ पे लगी है, जिस पर्पस के लिए कहा था वहां पे लगाए। नॉर्मली लोग नहीं पूछते। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जहां उनका दिल करता है पता पूछने वाला कोई नहीं। इसीलिए रिस्क है, बड़ा रिस्क है। क्या एक्सपेंसेस का पर्पस क्या है? पर्सनल बेनिफिट्स उठाए जा रहे हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, इसी के लिए इजाद हुई है। ये बेरहमी से पैसे खर्च कर रहे हैं यहाँ के जो पर्पस। अब और को तो कोई नहीं, लेकिन अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है, ऑडिटर आके पूछेगा बताओ भाई किधर है, किस पर्पस के लिए पैसे। रिस्क असेसमेंट का, अब ये प्लानिंग में आपने इन चीजों को कंसीडर कर लिया। अब इस प्लानिंग के नतीजे में नॉर्मली रिस्क कौन कौन से आइडेंटिफाई होंगे ये सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे रिस्क असेसमेंट प्रोबेबली करवाएगा। रिस्क असेसमेंट सुनना है। डोनेशन बेस्ड कुछ रिस्क है इनकम से रिलेटेड, कुछ रिस्क एक्सपेंसेस से रिलेटेड। इनकम से रिलेटेड रिस्क क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? पहला रिस्क, अगर इनकम सिर्फ डोनेशन बेस्ड है, गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा। दूसरा रिस्क, अगर रजाकारों को काम करने के लिए यूज किया गया है उसमें, जैसे अगर रजाकार को भेजा, ए भाई डोनेशन बॉक्स हैं वो जरा लेके तो आ, रजाकार गया, उसने डोनेशन बॉक्स देखा, कहीं 10 का नोट, कहीं 50 का नोट, कहीं 100 का नोट, कहीं 500, 2 नोट 5-5 हजार के भी थे। अब रजाकार के अंदर का फनकार जागा तो क्या कहता है, तार ली उसने। अच्छा, वो इसलिए होता है ट्रांसपेरेंट के लोगों को जरा थोड़ा क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि आप भी डोनेशन दीजिए, दूसरे लोग दे रहे हैं। लेकिन वही रिस्क फैक्टर भी बन जाता है, नजर आ रहा होता है बड़े बड़े नोट, तो क्या रिस्क है कि नहीं? वो जो रजाकार है वो तार मार के अंदर से 5,000 का नोट निकाले, लाते हुए रास्ते में कहेगा मैं घर जाके चाय पी लूं, और घर में 5,000 का नोट दाएं बाएं कर सकता है। तो वॉलंटियर्स यूज करने में रिस्क है, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह वॉलंटियर्स ऑफिस में भी यूज किए जा सकते हैं। अगर ऑफिस में एज अकाउंटेंट यूज किए हैं, वो इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, वो गलतियां करेंगे, ठीक है, चोरी भी कर सकते हैं। शाबाश। अच्छा, इनकम एक्सपेंसेस में क्या रिस्क है? इफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डॉक्यूमेंट्स जिसकी बेस पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी है। आम कंपनी के केस में ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में ट्रस्ट होते हैं। अच्छा, अगर ट्रस्ट डीड में लिखा हो कि हमारा मकसद था हेल्थ सेक्टर,
हम सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर पैसे लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एक्सपेंसेस लगने चाहिए कैंसर पे, तो हमारा एज ऑडिटर रिस्क है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सारे खर्चे, सारी एक्टिविटीज स्पेसिफिक सेक्टर में होंगी, तो हो सकता है उस सेक्टर से आउटसाइड कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत गरीब बच्चा आया, उसके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट बहुत अच्छे मार्क्स, आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप चाह रहा है, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने कहा चलो वो भी स्वाब का काम है, ये भी स्वाब का काम है, इसको स्कॉलरशिप दे देते हैं। कि हालांकि स्वाब का काम है, क्या स्कॉलरशिप देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? स्कोप लिमिटेशन, सॉरी स्कोप में नहीं शामिल है, ऐसे ना रीड्राइव कर देते हैं, उसके स्कोप में नहीं है, उसके स्कोप में नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये तो ट्रस्ट डीड में अगर लिखा हुआ ना मकसद, बाज़ औक़ात कोई डोनर भी इंस्ट्रक्शन दे देता है, हॉस्पिटल के अंदर आए, सर ये लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख किस लिए? जी आपने हॉस्पिटल में डेंटल ब्लॉक नहीं बनाया हुआ, बाकी डेंटल ब्लॉक के लिए। अब ये अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दे तो आपने अकाउंटिंग में शायद पढ़ा हो, उसको फिर इनकम नहीं लायबिलिटी के तौर पे रिगार्ड, और उसे सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना, इसमें क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन बोलते थे। हाँ, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। और हमने फिर क्या देखना है एज ऑडिटर कि डोनर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। इसकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। स्पेसिफिक जब डोनर इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर दे, इसको फिर इनकम के तौर पे नहीं, लायबिलिटी के तौर पे। फिर इफ देयर इज लिमिट ऑन एडमिन एक्सपेंसेस, बाज़ औक़ात एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखने के लिए ये कहा जाता है कि मेन एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर होने चाहिए। एडमिन ऐसा ना हो 100 रुपए डोनेशन आई है, पता चले ऑफिस 60 रुपए ऑफिस में खर्च हो गए हैं और 40 रुपए आगे मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10% ऑफ डोनेशन एडमिन एक्सपेंसेस होगा। बाज़ औक़ात ट्रस्ट डीड में लिख दिया जाता है क्या कि एडमिन एक्सपेंसेस कितने होंगे, मैक्सिमम 10% ऑफ डोनेशन। तो अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये नहीं है कि डोनेशन 10% से एक्सीड कर जाएंगे, वो तो अगर करें तो मैनेजमेंट फौरन पकड़ी जाएगी। रिस्क ये है कि डोनेशन, ये एडमिन एक्सपेंसेस डोनेशन के 10% से एक्सीड कर जाएंगे और मिस क्लासिफाई किए होंगे किसी दूसरे अकाउंट में, ताकि सरसरी तौर पे लगे कि 9.96% है एडमिन एक्सपेंसेस। ये रिस्क असेसमेंट क्लियर होगी आपको? चलिए, अच्छा मैं आपको एक बल्कि इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं, चले रिस्क असेसमेंट की कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए मैं गया, वो था हॉस्पिटल, नहीं शोको थाना नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल था, लाहौर का हॉस्पिटल था। उसमें जनरल पब्लिक से डोनेशन वसूल करते थे, डोनेशन वसूल करते थे, और उसके साथ साथ अब जब डोनेशन वसूल करते थे ना, तो वो डोनेशन इनसफिशिएंट होती थी, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस ज्यादा होते थे। तो उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए क्या किया हुआ था उन्होंने, एक मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस भी लिया हुआ था गवर्नमेंट से। हॉस्पिटल के साथ कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज अटैच होते हैं। अच्छा, बज़ाहिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट की फीस ना उस जमाने में, आज से 15 साल पहले, वो कोई 25 लाख के लगभग होती थी, पूरे एमबीबीएस सारे सेमेस्टर की फीस 25 लाख के लगभग, प्राइवेट था 25 लाख के लग। ओ मैं गया, मैंने कहा यार अब तो शायद पता नहीं करोड़ से ऊपर हो चुकी हो शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, प्राइवेट इसके लगभग। तो वैसे मैं एक दफा उसके पास वैसे ही, अब वो कुछ बातें नहीं नहीं अब जब जाएंगे, असल में अंडरस्टैंडिंग वो मैं देखता था ना, तो उसमें जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें कोई 30% के करीब मेल होते थे और 70% के करीब फीमेल। तो मैंने जाके मैंने कहा इतना ही रेशो है और अब उधर ना चले जाना, मैं पूरा ज्यादा बन गया। मैंने कहा लेकिन जब हम प्रैक्टिस में मैं अपने घर के आसपास देखता हूँ, वहां पे तो ज्यादातर मेल डॉक्टर्स होते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये कोई और बात है, बहरहाल उस बात को छोड़े। मैंने कहा नहीं वो उन्होंने असल में ये बताया था, मैं थोड़ा हल्के से इशारा दे देता हूँ। उन्होंने कहा जो वालिदैन होते हैं ना, वालिदैन वो जिस प्रोफेशन के होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे भी उसी प्रोफेशन के हो, चाहे प्रैक्टिस में जाएं या ना जाएं। तो ये जो ज्यादातर खवातीन फीमेल स्टूडेंट्स, इनके वालिदैन जो वो भी डॉक्टर होते हैं, तो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद भी उसी प्रोफेशन से रिलेट करे। तो ये मकसद होता है। फिर दूसरा से बताया रिश्ता भी अच्छी जगह हो जाता है। बहरहाल चले आगे चले। मैंने कहा भाईजान आप तो लूट रहे हैं,
आप तो लूट रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ एक बच्चे से 25-25 लाख ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, आपने शायद कंप्लीट सिस्टम को नहीं पढ़ा। आप देखिए हमारी पूरे साल की कॉलेज की जितनी भी इनकम होती है ना, साल के एंड पे हम उसे हॉस्पिटल को डोनेट कर देते हैं, क्योंकि हमारी डोनेशन जो है ना जनरल पब्लिक से वो इतनी नहीं होती कि हॉस्पिटल के सारे ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके। भाई सिस्टम समझ आ गया? आप मुझे ये बताइए एज ऑडिटर, इस ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आएगा या नहीं? कितने सोर्स का ख्याल आएगा? डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ओनली नहीं है। शाबाश, उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है। अगर जनरल पब्लिक 1 रुपया भी ना दे, हॉस्टल फिर भी चले, हाँ थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, थोड़ा सा ऑपरेशंस को, लेकिन बंद नहीं होगा। शाबाश, इसमें नहीं। अच्छा अब आगे चलते हैं। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में 2005 में आपने वो सुना हुआ जल्जला आया था, तो जल्जला आया, हॉस्पिटल ने एक अनाउंसमेंट की, एक उनका बैंक अकाउंट होता था जिसमें जो उन्होंने शेयर किया था पब्लिक के साथ, जिसमें रूटीन की इनकम आया करती थी, डोनेशन वगैरह। अब उन्होंने खास तौर पे जल्जला ज़दगान की इमदाद के लिए एक फंड कायम किया, एक अलहदा बैंक अकाउंट बनाया और लोगों से कहा कि अगर आप जल्जला ज़दगान की इमदाद करना चाहते हैं तो इस फंड में पैसे जमा करें, ताकि वहां पे जो लोग बीमार हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का, जहां पे आफत आती है, बीमारियों का शिकार है, हमारी डॉक्टर्स की टीम वहां पे जाती है, वहां पे इनका इलाज करती है, मेडिसिन देती है, वहां आपका पैसा वहां इस्तेमाल होगा। लोगों ने डोनेशन दी, वो जो डोनेशन उस अलहदा वाले बैंक अकाउंट में आई, बताइए उसकी रिकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? हाँ, लायबिलिटी। शाबाश। उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अलहदा सेगमेंट आया था बैलेंस शीट में, जिसमें लायबिलिटी थी। वो जितना उस अकाउंट में पैसे आते थे वो उस लायबिलिटी क्रिएट होती थी, जितना फिर खर्च होते जाते थे वो लायबिलिटी में से लेस, उसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड, हालांकि साथ ही दूसरा अकाउंट था उसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो लोगों की डोनेशन किसी खास पर्पज के लिए नहीं थी। तो अच्छा, केस स्टडी में जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देना कि चैरिटी डोनेशन है, मुख्तलिफ जगहों पे बॉक्सेस रखे हुए हैं, डोनेशन बॉक्सेस, वॉलंटियर्स को यूज कर रहे हैं, पर्ची वगैरह कोई नहीं होती जब कोई डोनेशन आती है, इससे आपने स्पेसिफिक रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, अगर लिखा हुआ है कि जी एडमिन एक्सपेंसेस सिर्फ 10% होंगे टोटल डोनेशन का, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो इसमें रिस्क क्या है? इसमें ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है कि मिस क्लासिफिकेशन? मिस क्लासिफिकेशन। शाबाश, कि रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी दूसरी जगह पे एक्सपेंस को क्लासिफाई कर दिया गया। अब आते हैं कंट्रोल्स की तरफ। नॉर्मली कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है, ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब ओवरऑल कंट्रोल, आपके ख्याल में स्ट्रांग होगा कि वीक? अब आगे इसकी रीजन बता रहा है आपको। पहले रीजन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होती, स्टाफ कम होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो तो वैसे ही उनकी कोशिश होती है खर्चे कम से कम हो, जो जेन्युइन लोग काम कर रहे हो। तो सेग्रीगेशन, फिर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं होता इधर, या होता है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, किसी एनजीओ में जाकर काम करना पसंद करेंगे कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में? मल्टीनेशनल में। इसीलिए नॉर्मली इनके पास जो स्टाफ होता है वो बेगमल वगैरह। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इनका, नॉर्मल कंपनी का इंटरनल डिपार्टमेंट है, इनका कोई अलग से इंटरनल डिपार्टमेंट का अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं पूरा होता। पूछे अकाउंट्स डिपार्टमेंट किधर आ, कहते हैं रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे आएगा सर। क्यों सर? उसकी कॉलेज एजुकेशन चल रही है, 6 बजे है, तो पार्ट टाइम होते हैं नॉर्मली। फिर लैक ऑफ ऑथोराइजेशन, नॉर्मली ट्रांजैक्शन की ऑथोराइजेशन, क्यों भाई? फिक्स एसेट खरीदना बेचना है, आम कंपनी हो, डायरेक्टर से अप्रूवल लेते हैं, इधर ट्रस्टी हो आते नहीं, होते हैं आते नहीं, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं। और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होती, रीजन भी पता होनी चाहिए। उनको पैसे नहीं मिलने, डायरेक्टर की तो हर मीटिंग के पैसे मिलते हैं उनको, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, किसी को 2-2 लाख एक मीटिंग का भी मिलता है। बहरहाल नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रस्टी। अच्छा, तो फिर चले ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है, लेकिन फिर भी कुछ खास एरियाज को आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है उसका सिस्टम, जैसे कैश रिसीविंग का, क्योंकि ज्यादा मसला होता है कैश रिसीविंग। अच्छा, एनजीओ में बताइए कैश रिसीट वाली साइड पे मसला है कि एक्सपेंस पेमेंट वाली साइड पे? दोनों साइड। कैश रिसीविंग में मसला यह है कि कैश रिसीव हुआ, पूरा नहीं आया, वो दरमियान में वो जो रजाकार था वो फनकार बन गया और उसने निकाल ली। और एक्सपेंडिचर साइड पे मसला क्या है कि पर्सनल पर्पस के लिए या जो ऑथोराइज नहीं था पर्पस, उसके लिए खर्चे हो रहे हैं। और रिकॉर्डिंग आपने देखनी है कि रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो रही हो। ये बाज़ औक़ात नेट रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको केस स्टडी में याद है, उसने कहा पैसे आते हैं उसी में से खर्चा करके नेट सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। भाई 1000 रुपये आया, 200 खर्च किया, 800 का रिकॉर्ड कर लिया, कैश डेबिट से, सही है? सेल्स भी गलत, एक्सपेंसेस भी गलत, सेल्स भी अंडरस्टेटेड, एक्सपेंसेस भी अंडरस्टेटेड, हालांकि प्रॉफिट सेम आएगा, है ना? तो आपके जहन में ये तो नहीं आ रहा कि प्रॉफिट सेम आएगा तो ठीक है? शुक्र है, शुक्र है। हर लाइन आइटम को लहदा ठीक होना चाहिए, ये असूल है हमारा। एक आपको एग्जाम में केस, 1 नंबर की केस स्टडी थी,
छोटी सी केस स्टडी थी, लेकिन वो था कि उसने क्लाइंट ने इधर से बैंक बैलेंस को ओवरस्टेट किया 10 मिलियन से, दूसरी तरफ क्रेडिटर्स को ओवरस्टेट कर दिया 10 मिलियन से। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। एसेट भी गलत, एक नहीं दो गलतियां। चलिए इंटरनल कंट्रोल पता चल गया आपको। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक रिस्क कौन से है ये समझ आए? स्पेसिफिक। अब ये देखिए लैडर इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये वो रूटीन वाले रिस्क नहीं है, इसमें कोई वो डेटा टर्नओवर रेशियो का रिस्क नहीं है, क्रेडिट रेशियो रिस्क नहीं है, ये कुछ खरीद बेच ही नहीं रहे, ये तो अपना रूटीन का नॉट फॉर प्रॉफिट का काम कर रहा है। एविडेंस ऑब्टेन करना है तो बताइए टेस्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट तो करेंगे, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे? कंट्रोल क्यों? कंट्रोल्स लाइकली टू बी वीक, इसलिए ज्यादा फोकस आपका किसके होगा? और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी ज्यादा फोकस आपका एनालिटिकल प्रोसीजर पे होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल पे नहीं, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, इनवाइसेस। इसमें किसी ट्रांजैक्शन की इनवाइस होगी? किसी की नहीं होगी। तो इसलिए ज्यादातर एविडेंस जो हमने ऑब्टेन करना है वो मोटा मोटा हिसाब किताब लगा के, रिलेशनशिप बना के कि ठीक है क्या ना। की एरियाज एविडेंस ऑब्टेन करते हुए की एरियाज क्या होंगे आपके? कंप्लीटनेस ऑफ इनकम, फंड्स मिस यूज तो नहीं हो रहे, माले मुफ्त दिले बेरहम, सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा एरिया जिसपे हमने काम करना है वो ये है कि अव्वल तो पैसे कम आते हैं, वो दरमियान में से खुर्दबुद करने वाले बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे पाकिस्तान की एग्जांपल एक बुक में पढ़ा था, बंदा डोनेशन लेने जाता था, उसने उसी तरह की बुक ये उर्दू बाजार जाए ना, वो 100% सेम बुक आपको छाप देंगे 1000 रुपए में। उसने 2 बुक्स रखी हुई थी, जब कोई बड़ा देखता था बढ़िया सामी है तो ये 2 नंबर वाली जैनवन जो ऑफिस को देनी थी, ऑफिस वाले तो ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने कहा यार ये जाओ उधर जाके मोहल्ले में जाओ, लोगों से मांगो, इंट्रोडक्शन करवाओ, नाम लो इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो पैसे दे रसीद दे देना उसको। उसने कहा ठीक है, उधर गया, उसने बाहर से उसने दूसरी रसीद बुक भी पकड़ी, जेब में डाली, जहां पे बढ़िया सामी देखता वहां पे रसीद बुक ये लेफ्ट वाली निकाल के रसीद दे देता। अब दिखने में दोनों एक जैसी हैं, अब डोनर जाके वेरीफाई थोड़ी करता है कंपनी में कि बताओ, तो वो सारे पैसे जेब में, जो जेन्युइन रसीद की बुक होती थी इसके पैसे जाके कंपनी जमा करवा देता था। तो ये सारा मिस यूज ऑफ फंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको पकड़ने के भी तरीके होते हैं। अगर रजाकार लगाता रहता है, हाँ इसके भी तरीके, वो बेफिक्र है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे कंप्यूटर की वर्ल्ड में हर वायरस का एंटीवायरस है और फिर हर एंटीवायरस का कुछ ऐसा वायरस आ जाता है, तो हर रिस्क का कंट्रोल है, लेकिन कुछ अरसे बाद उस कंट्रोल का भी तोड़, उधर भी तो देखें, इधर हम लोग ऑडिटर हैं, दूसरी तरफ मैनेजमेंट वाले हैं, उधर भी तो एक से बढ़ के एक बंदा बैठा है। क्या हम में सारी जहानत है? नहीं। क्या सारा तजर्बा हम में ही है? नहीं। उधर भी लोग बैठे हैं, हमारे भी बड़े बड़े कमाल के लोग हैं, उधर भी बड़े बड़े कमाल के जहन है। तो ये एक तरह से कंटिन्यूस जंग रहती है, वो फ्रॉड करना सीखते रहते हैं, हम फ्रॉड डिटेक्ट करना सीखते रहते हैं, कभी वो कामयाब कभी हम कामयाब। चलें आगे चलते। क्या हो गया? ओ भाई कुछ भी नहीं रह गया, ये बता दिया हुआ है। रिपोर्ट देनी है किस फॉर्मेट पे? अगर लॉ ने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट किया उसमें, वरना ये था। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो ICAP ने पूछा हुआ है ना, आपको किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और कहेगा इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करो और बताओ इस रिस्क को कैसे एड्रेस करोगे। ठीक है, ये जो आपको होम असाइनमेंट दिया, सिर्फ आज एक क्वेश्चन दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि आप गौर से इसको करें, इसमें रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं और प्रोसीजर्स क्या हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से करना है आपने, एक एक लफ्ज इसका सोल्यूशन का यूं समझ लीजिए, केस स्टडी का सोल्यूशन है वो आपका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी समझे उसको, क्योंकि ICAP बार बार दे रहा है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने तैयार करना है। ठीक है जी, और अपनी बुक्स आपको पता है, जो असाइनमेंट आप करते रहे, जो रेगुलर असाइनमेंट करते रहे, स्टूडेंट्स को इनाम मिलना चाहिए कि नहीं? तो जाते हुए जो एक आधा ऊपर नीचे हो गया वो हम ओके कर, उसको भी कर दे, कोई अप्रिशिएट कर देते हैं हम। तो आपने अगर असाइनमेंट किया रेगुलरली तो रजिस्टर जाते हुए हमारे टीए हैं उनको जमा करवाते जाइएगा एंड पे। आपको कल इंशाल्लाह प्राइज के साथ उसके अंदर ही प्राइज स्टेपल करके हम आपको वापस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।